मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज यहाँ 21 मार्च है और इस वक्त दोपहर के 2 बज के तकरीबन 47 मिनट हो रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले एक पोस्ट चलाया, अभी नहीं तो कभी नहीं। और कल मैंने शेख मुजीबुर रहमान की 1970 में जो इलेक्शन कैंपेन थी मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में उस वक्त के, उसकी रेडियो पाकिस्तान पर की जाने वाली एक स्पीच भी सुनाई, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने गौर और फिक्र से सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो ये यूट्यूब पर मौजूद है। मैं अपने वीलॉग्स में और आर्टिकल्स में, अगर आप पढ़ते हैं उसको या सुनते हैं या देखते हैं मेरे वीलॉग्स या मेरे आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि मेरे आर्टिकल्स में मकसद नज़र आता है। मैं एम्फसाइज़ करता हूँ, ज़ोर देता हूँ हिस्ट्री पर, क्योंकि जिस कौम को अपनी तारीख का पता नहीं होता, उनका कोई फ्यूचर भी नहीं होता। लोग अपनी तारीख को देखकर अपने हाल में काम करते हैं और अपना मुस्तकबिल बनाते हैं। जो कौमें अपने माजी को भूल जाती हैं, सबक हासिल नहीं करती, उनका दुनिया में कोई जगह नहीं होती। हमारा पाकिस्तान 1947 से आज तक बहरानों का शिकार रहा, क्योंकि हमारी कौम की ये आदत है कि वो हर अलमिए को, हर इवेंट को जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ, उसको सिर्फ 4 दिन याद करते हैं, उसको बातें करते हैं ड्राइंग रूम में बैठकर। और अब तो जब से सोशल मीडिया आ गया है, तो बस वो उसको एज ए एंटरटेनमेंट लेते हैं। और फिर सैटेलाइट टेलीविजन्स के ऊपर, खासकर जो बैरून मुल्क में रहते हैं, वो बस उसको एक जैसे एक टीवी सीरियल होती है एंटरटेनमेंट के लिए, उस तरह लिया जाता है, एक्शन नहीं लिया जाता। मेरे जैसे लोग जो पिछले कई सालों से एक ही बात कर रहे हैं, आज वो कुछ नज़र आ रहा है आपको, और देख लें आप क्या हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप वॉच करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान किस दौर से गुजर गया है और गुजरने वाला है। पाकिस्तान अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। आपने अगर मेरे जो आर्टिकल्स हैं या वीलॉग्स हैं वो नहीं अगर देखे, नहीं पढ़े, तो बड़े अफसोस की बात है। कुछ लोग जो है वो देखते भी हैं, पूरे नहीं पढ़ते, लेकिन वो क्योंकि सैड माइंड के साथ, इमेच्योरिटी के साथ, और एक मैं ये कहने में दरेग नहीं करूँगा कि जहालत के साथ वो ऐसे कमेंट्स देते हैं कि उससे उनका बैकग्राउंड, उनकी तालीम और उनकी दानिश का पता चलता है। बदतमीजी के साथ बात करते हैं, छोटे बड़े का लिहाज नहीं, और वो पाकिस्तानी बन के नहीं सोचते। मेरी पूरी सहाफत का मकसद, मेरे सारे मैसेजेस का मकसद, मैं आप अगर जो जी शऊर लोग हैं और जो मेरे आर्टिकल्स पढ़ते हैं और जो वीडियो देखते हैं, उनको उसमें पाकिस्तान का मकसद नजर आता है, पाकिस्तानियत नजर आती है, पाकिस्तान की आवाम की के लिए को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या बेहतरी है। मैं अपनी रिसर्च करके, अपने दिन रात काले करके वो लिखता रहता हूँ, और मैं अपना हक अदा करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे पाकिस्तान ख़त्म हो गया, तो मैं एक्चुअली इस बात पे मुतमईन हुआ कि मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। बात सारी ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान में क्यों नहीं हूँ इसलिए, लेकिन ये अच्छा है कि मैं बाहर हूँ, और आज अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैं पिछले तकरीबन कोई 34 साल से मैं यहाँ हूँ, और जब से मैं यहाँ हूँ, मैं लिख रहा हूँ, सहाफ़त में काम कर रहा हूँ। मैं वो रिवायती ना तो मैं अपनी शोहरत के लिए करता हूँ, और ना मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिफाफी सहाफ़ियों की तरह बात करता हूँ। मेरी जो मकसद है, मेरे जो जज़्बात हैं, वो सब पाकिस्तान के लिए। मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, और ये मैं बात करता रहूँगा, क्योंकि मुझे करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में कितने सहाफ़ी ऐसे हैं जो इस तरह की बात करते हैं, इस तरह के आर्टिकल लिखते हैं, इस तरह के वीलॉग करते हैं। अगर मैं चुप होके बैठ गया, मैं यही सोचता हूँ, तो फिर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल, मैं फ़ौरन ही अब आता हूँ मौज़ू के ऊपर। आप देख रहे हैं कि क्या हरकतें शुरू हो गई हैं, और मुझे बार-बार ये बात कहना पड़ती है, क्योंकि मैंने रिसर्च की। गो के 1971 में जब बांग्लादेश बना, तो मैं सिर्फ 9वीं जमात में था, लेकिन मुझे उस वक़्त भी मेरे घर में बातें होती थी, तो मुझे सियासी सूझबूझ थी, बहुत कुछ याद था। और उसके बाद फिर मैंने स्टडी किया। मैंने देखा कि क्या क्यों नौबत आई कि पाकिस्तान अलग हो गया। बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं अपने कई आर्टिकल्स में और वीडियो लॉग में लिख चुका हूँ। आप जाकर देखें, पढ़ें। आपको
टाइम बचेगा, क्योंकि आपको सारी किताबों में और जाके हर डिटेल को डिफरेंट तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुलासे के तौर पे मैंने बयान कर दिया है। अब बात सारी ये है कि वही फिल्म दोबारा चलाई जा रही है। और आपको याद होगा, मैं पिछले 2 साल से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को 3 या 4 टुकड़ों में तकसीम करने का एक बैनुल अक़वामी एजेंडा है वेस्टर्न ताकतों का, और उस पर अमल हो रहा है। अब उस चीज पर कौन अमल करा रहा है? क्योंकि ये बैरूनी ताकतें बाहर से अपने लोग लेके नहीं आती हैं। वो वहां से कोई गोरों को लाके नहीं बैठाती हैं इस्लामाबाद में कि अब तुम अपना मकसद पूरा करो हमारा। वो यहीं के जो बेजमीर मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, जो सियासत के नाम पे मुल्क को लूट रहे हैं, उन्हीं को बिठाती हैं। और फिर यहाँ के जो रियासती इदारे हैं, जो शुरू से ही वो बरतानिया और अमेरिका का एजेंडा सर्व करते हैं, वहां ट्रेनिंग लेते हैं, वहां से इमदाद लेते हैं, उनके एजेंडे पूरे करते हैं। वो जैसे किराए के कातिल होता है ना, उस तौर पे काम करते हैं। फिर जहां पर भी अगर यूएनओ में कहीं पीस मिशन के तौर पर कोई जरूरत पड़ती है, सबसे आगे पाकिस्तान होता है। क्यों? इसलिए कि वहां माल बनता है, टीएडीए मिलता है, अपनी तनख्वाहें मराद भी लेते हैं, और यूएनओ से भी अपनी एज ए सिक्योरिटी गार्ड उसके भी पैसे लेते हैं। ये करते आए हैं वो। रियल एस्टेट अंपायर सबसे बड़ी पाकिस्तान में इस वक्त है, शायद दुनिया की सबसे बड़ी हो, वो डिफेंस की है। डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी हर शहर में खोल ली है। हर इदारे में एक रिटायर्ड फौजी बैठा हुआ है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जिस कौम में शऊर ना हो, जिस कौम का जमीर मर गया हो, जो कौम ये सोचती हो कि हर इंसान सोचता हो कि मेरा घर तो चल रहा है, महंगाई हुई तो क्या है। जब पाकिस्तान जाओ, मैं पाकिस्तान जाके जब देखता हूँ लाइट नहीं है, मैं अपने घर में बात करता हूँ कि यार लाइट नहीं आती यहाँ पर इतने इतने देर से, तो जवाब ये नहीं मिलता कि हाँ हम इसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, इनको लाइट देनी चाहिए, हम पैसे देते हैं, हम टैक्स देते हैं। जवाब क्या मिलता है? 2 घंटे में आ जाएगी, बस आने वाली होगी, इस सब जाती है, 2 घंटे में आ जाती है। जब इस तरह की नेचर हो, आप हालात से कंप्रोमाइज कर लें, तो एक दिन आएगा कि आप दोबारा महकूम हो जाएंगे। कायद आजम, मैं समझता हूँ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, उनके तहरीकी साथियों ने और हमारे आबा अजदाद ने हिमाकत की, अपनी कुर्बानियां दी। क्या जरूरत थी ऐसी जाहिल कौम के पीछे? और जिन्होंने जो जी समझते थे, जो मगरबी पाकिस्तान से ज्यादा कायद आजम और तहरीकी साथियों के साथ थे, वो बंगाली थे मशरकी पाकिस्तान के। उन्होंने पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान बना तो बहुत कोशिश की डेमोक्रेसी लाने की, लेकिन उनको कॉर्नर किया गया। ये चाह के इनको अलग किया जाए ताकि हमारी अपनी मोनोपोली चल सके। इसमें पाकिस्तान के रियासती इदारे सब शामिल थे, और हमें इस तरह से बताया गया, हम बच्चे थे, ये पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज, ये पाक फौज की नुमाइश, और हमने भी किया, क्योंकि हर पाकिस्तानी का ये फर्ज है कि वो अपने जो डिफेंस के, सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो वो की, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, तारीख पढ़ी, तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान को अलग करने में तो कलीदी किरदार इन्हीं फौजी जनरलों का है, जिन्होंने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को वाइंड अप किया। और फिर एक लीडर आया, शेख मुजीबुर रहमान, और उनके साथ में उस वक्त की लीडर थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना, जिनको कॉन्स्पिरेसी करके मारा गया। उनके गले में निशान था, और कहते हैं कि उनका भी मुकदमा लियाकत अली खान की तरह, और फिर बेनजीर की तरह, और फिर रिसेंटली अरशद शरीफ की तरह दफन हो गया। वो पता नहीं चला कि वो कैसे मर गई। और फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया, और उनको मरने दिया गया। ये हमारी हिस्ट्री है, लेकिन हमारी कौम सोई रही। मुल्क में माशाल्लाह लगा, डेमोक्रेसी चल रही थी 1958 में अय्यूब खान ने, और फिर हमारी कौम सोई रही, और फिर लूट खसोट करके अंपायर खड़े कर दिए पाकिस्तान के जर्नलों ने। हम तो सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ के पीछे लगे रहते हैं। इन दौलत जर्नलों के पास है, जजीरे खरीदे हुए हैं। हमारी कौम खामोश है। आज किस मुकाम पे पहुंच गया पाकिस्तान? कोई पाकिस्तान को कर्जे देने के लिए नहीं तैयार नहीं है, कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं है, और अवाम सोई भी है। लेकिन फिर भी चलें, इमरान खान ने, मैंने बारहा कहा है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं मेरी कोई किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी नहीं है। मैं अवाम की मुफाद में बात करता हूं। कई चीजें मुझे नजर आई शुरू में इमरान खान की, मैंने तनकीद की, क्योंकि मेरा काम जो है वो सच बताना है। अगर मैं सच बताता हूं और वो बात ऐसा लगता है कि इमरान खान के फेवर में है,
तो इसका मतलब यही है कि वो इमरान खान अच्छे काम करना चाहता है। एक शख्स मिला जिसका कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं है, उसके खानदान में कोई फौज में नहीं था, उसका एक तालीम याफ्ता आदमी है जो सियासत में आने से पहले पूरी दुनिया में मशहूर था। मैं अभी थाईलैंड गया, एक कॉन्फ्रेंस में है एज स्पीकर, हर साल मैं जाता हूँ इन कंट्रीज में, फॉर ईस्ट के कंट्रीज में, और वहां हम ऐसे एक टेबल पे बैठे हुए थे, डिफरेंट कंट्रीज के वहां पर आए हुए थे डेलीगेट्स, उनसे बात हुई तो पाकिस्तान की बात हुई, तो मैंने कहा डू यू नो एनी लीडर इन पाकिस्तान, तो उसमें 2-3 ने एकदम कहा यस इमरान खान, वी नो इमरान खान, व्हाट अबाउट इमरान खान, एक इंटरनेशनली रिप्यूट का आदमी है। और हमारे जाहिल लोग कुछ जब कुछ लिखो तो बात करते हैं कि जी आप खुद पाकिस्तान चले जाएं, वो तो फलाना है, वो तो ढिमका है। ये है अजाब अल्लाह मियाँ का कि आपकी अकल काम नहीं करती कि इस मुल्क को बचाना है या नहीं बचाना है। कोई कोई तरीका है? दुनिया में मजाक उड़ रहा है, आप मुझे किसी एक मिसाल दे दें दुनिया के किसी लीडर की जिसपे 100 केस बना दिए गए हों, रिपीटेडली केस बना रहे हैं सेम चीज के। ये अंदाजा करता है कि हमारी फौज के जर्नल कितने जाहिल हैं, ये क्या लड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर इनमें शऊर होता तो इस तरह करते काम। ये आपने एक केस बना दिया उसके ऊपर दहशतगर्दी का, फिर पर्चे काटे जा रहे हैं दहशतगर्दी के, फिर पर्चे क्यों? इसलिए कि उसको इंगेज करा जाए। तो और हमारी अवाम सोई हुई है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं इमरान खान के फॉलोअर्स की, जो जिन्होंने अपनी शो किया है, उन्होंने कि उनमें हिम्मत है, थोड़े से लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं, जो गोलियां, रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के शेल खा रहे हैं, जो हम रोजाना नजर आ रहा है हमें। और केपीके के में लोगों को, उनको आफरीन है कि वहां से चढ़ के वो आके उसका हिफाजत कर रहे हैं। लाहौर में के लोगों ने, कोई शक नहीं कि अपना फर्ज पूरा किया है, केपीके के लोगों ने अपना फर्ज पूरा किया है। कराची की आवाम कहां गई? कराची के आवाम क्यों सोए हुए हैं? इसलिए कि वहां कुछ नहीं हो रहा। बहुत कुछ वहां हो चुका है और बहुत कुछ होगा। इसी रियासती इदारों ने, इन्हीं एजेंसीज ने, इसी रेंजर्स ने 10,000 महाजिर मारे थे नौजवान, आप लोगों को याद है। और आपके लीडरान, जरदारी के पेरोल पर चलने वाला अल्ताफ हुसैन और बाकी जो आजकल बैठे हुए हैं, ये 4-4 जमातों को अलग करके दोबारा आ गए, ये सब जरदारी के पेट किए हुए हैं, पैसे खाते हैं ये, और आप खामोश बैठे हुए हो। क्या फर्ज बनता है? अयूब खान ने कहा था कि आप सोचो, आप छोड़ के आ गए हो अपने मुल्क, अपने अपने अपनी जद्दी पुश्तों की जगहें, अब समंदर है आपके आगे। और बात सही है। अगर ये सोच रहे हो कि जी पंजाब में हो रहा है और केपीके में हो रहा है, कराची में, तो हमें क्या है, तो सोच लो कल तुम्हारा नंबर आएगा। तुम्हें भी मशरकी पाकिस्तान के में, जिन्हें बिहारी कहा जाता है, जो पाकिस्तानी थे सच्चे, वो आज भी कैंप में पड़े हुए हैं, उनके पास नेशनलिटी नहीं है बांग्लादेश की। ये असर होगा अगर तुम लोग नहीं निकले बाहर। क्योंकि मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है, और आज भी तुम उन्हीं की बातें करते हो जिन्होंने तुम्हें लोगों को मरवाया है। पहले बहुत तुम लोग कहते थे कि नामालूम अफराद और दहशत गर्दी रियासतें हो रही है और एजेंसीज मार रही हैं, तो आज भी तो ये एजेंसीज कर रही हैं, तो क्यों उनके खिलाफ खड़े नहीं होते आप? इस वक्त आपको पाकिस्तान को देखना है या किसी सियासी लीडर को देखना है? इमरान खान एक सियासी लीडर नहीं है इस वक्त, वो पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद कर रहा है। उसको क्या पड़ी थी किस करने की? चला जाता पाकिस्तान। वो जो नवाज शरीफ भाग गया भगोड़ा, उसकी तरह ये भी चला जाता, इज्जत से रहता। उसकी तो बहुत बड़ी इज्जत है सारी दुनिया में। आज दुनिया का कौन सा इंटरनेशनल टेलीविजन नहीं है जो इमरान खान को कवरेज दे रहा है? मुझे बताएं आप, बकवास करने से पहले, कमेंट लिखने से पहले, जो उसके खिलाफ इमरान खान के, कोई क्या कोई कवरेज मिल रही है? क्यों दे रहे हैं? वो पागल है, ये सारा इंटरनेशनल मीडिया पागल है, मजाक बन रहा है। सब सब बुरा भला कह रहे हैं कि कैसे मुल्क है कि लोग ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने कई अभी लेटर लिखे हैं सेनेटर्स को और उनको कि देखें ये क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। कईयों से मैंने बात की तो वो हैरान इस बात पे होते हैं कि यार सारी बात है जो आप कह रहे हैं, सही ये बात है, हमें पता है, लेकिन आपकी आवाम कैसी है, कैसे बर्दाश्त कर रही है? लेकिन फिर भी इमरान खान ने अवेयरनेस पैदा कर दी है और लोगों को पता चल गया है, क्योंकि ये दौर है सोशल मीडिया का। ये 70 का और 71 का दौर नहीं है कि 3-4 अखबार निकलते थे और उस पर पाबंदी लगा दी गई, खाली अखबार के पेज आते थे। आज सोशल मीडिया के नौजवान खड़े हुए हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हर हर मोमेंट की वो कवरेज कर रहे हैं, जबकि रियासती ताकतें, ये एजेंट खुफिया एजेंसी के, उनको अगवा कर रहे हैं। रात को सिद्दीक जान को अगवा कर लिया, ये अरशद शरीफ को टीने ले आके कत्ल कर दिया गया, उसके बाद में कईयों को टार्चर किया गया। ये कौन कर रहा है?
थाने में जाते हैं, बोलते हैं पुलिस के हम तो नहीं कर रहे, और हमें यकीन नहीं कि आम पुलिस वाला क्यों करेगा, उनको भी इसी मुल्क में रहना है। और दूसरी बात ये कि आप जाके हिस्ट्री पढ़ो मेरे भाई, हिस्ट्री पढ़ो। मशरकी पाकिस्तान, साबका मशरकी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में 10 लाख नौजवानों को, बंगालियों को मारा था इन एजेंसीज ने। टिक्का खान ने खड़े होकर कहा अपनी फौज से, ऐसे हाथ से मट्टी उठा के कहा मुझे ये चाहिए, मुझे बंगाली नहीं चाहिए, मारो इनको। जहां जहां से एक कोई रद्द-ए-अमल होता था, कोई किसी महल्ले से पेट्रोल से, ये मुझे खुद बताया उन लोगों ने जो जंगी कैदी हो गए थे हिंदुस्तान में। ये बात है 72 74 की, जब उनसे मुलाकात होती थी, क्योंकि हमारा घर था छावनी के बराबर में। बहुत से फौजी वहां आते थे, बैठते थे कैंटीनों में आके। उन्होंने कहा कि जिस इस तरह से मारा है हमने कि जिस जगह से थोड़ा सा भी कुछ रद्द-ए-अमल होता था, पेट्रोल छिड़कते थे पूरे आबादी के ऊपर, आग लगा देते थे, और जो भी बाहर निकलता था उसको गोलियां मारते थे। इतने बंगालियों को मारा, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? अलग हो गया पाकिस्तान। लेकिन मगरबी पाकिस्तान की आवाम को बताया नहीं गया कि वहां क्या हो रहा है, और हम हाथ मलते रह गए। आज सोशल मीडिया है तो आप लोग देख रहे हो। चलो, आपको एक एक्सक्यूज है कि आपको पता नहीं था उस जमाने में, हमारे माँ बाप को या पिछली जनरेशन को पता नहीं था कि 71 में क्या कुछ हो रहा है मशरकी पाकिस्तान में। क्या आज आपको नहीं पता है? क्या आज आपको नहीं पता है? आज आप, मैं हैरान हूं। मेरा ताल्लुक क्योंकि हैदराबाद से, कराची से, और मेरा ताल्लुक उर्दू स्पीकिंग तबके से है, महाजिर तबके से है, तो मैं पहले इनसे बात करता हूं कि तुमको क्या, तुम तुम्हें पता नहीं कि क्या हो रहा है। आज भी तुम उन्हीं लोगों के पीछे बैठे हो जिन्होंने तुम्हें जलील कर दिया। वो किधर गया अल्ताफ हुसैन? कहां गया वो? आप लोगों ने अपना टाइम जाया किया, 30-40 साल बर्बाद करके। फिर आपको एक लीडर मिला है, तो आप उसके लिए क्या करते हो? मैं आपको बताऊं, मुझे याद है केपी के, पीटीआई का केपीके का लीडर अली मोहम्मद, और एक और लीडर मुराद सईद, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके जो महाजिरों के लिए कहा, जब जरदारी ने ये कहा कि ये कौन लोग हैं, ये महाजिर वाजिर, ये क्या है, ये उर्दू स्पीकिंग, ये 2 टके की औकात भीख मांगने वाले लोग हैं, ये आ गए उठ के मुंह उठा के, इनका कोई हक नहीं है। ये कहा था पार्लियामेंट में, नहीं कहा था जरदारी ने कि ये भूखे नंगे लोग हैं? तो उसको जवाब देने के लिए कौन खड़ा हुआ था? हमारे ये जो एमक्यूएम के जो बैठे हुए गद्दार है वतन, जिनको शर्म आनी चाहिए, और इनके फॉलो करने वालों के ऊपर बताओ, मुझे इस बात का जवाब देना, उल्टी सीधी बकवास नहीं करना कमेंट्स में लिख के। इन लोगों ने खड़े होकर कहा, मुझे याद है, मेरे इन कानों ने और इन आंखों ने देखा है स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने कहा मुराद सईद ने कि अगर पाकिस्तान पे किसी का हक हमसे ज्यादा है तो वो उनका है जो माइग्रेट करके आए थे, इन महाजरों का हक है, जिस पर जरदारी ने कहा है कि तुम ये भूखे नंगे हैं, तुम भूखे नंगे की बात करते हो। अली मोहम्मद ने कहा ये अपनी जमीन और अपने अपने रस्म रिवाज और अपनी रिवायत और अपने खानदानों को छोड़ के आए, हम सब हक इनका है। लेकिन ये हमारे जो लीडर सो कॉल्ड नाम नेहाद एक फराडी है, कम जहन कम अकल वाले लोग, ये खामोशी से पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। ये आज भी आप उनके पीछे खड़े हो, क्या करोगे आप? आपका वो हशर होगा, ये मैं बता रहा हूं। मैं उसी कम्युनिटी से हूं, फिर भी मैं बात करता हूं क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूं। हम पाकिस्तान में किसी कौम के खिलाफ नहीं थे, नहीं है। ये सच है कि पाकिस्तान, सिंध में हम रहते हैं और वो सिंध हमारी जमीन है, और आम सिंधी बहुत अच्छा है, उसने महाजरों के साथ कारोबार किया, शादियां हुई, सब कुछ, और वो खिलाफ नहीं है। लेकिन ये सिंध के वडेरे गद्दार, मुझे पता है अल जुल्फकार तहरीक, मेरे पास विटनेस है कि अल जुल्फकार तहरीक जब बनाई पीपल्स पार्टी के फांसी के बाद कुछ लोगों ने, और उसमें मुर्जा भुट्टो भी था, उसको ट्रेनिंग बॉम्बे के पास एक जजीरे में दी, हिंदुस्तान में। जरदारी इंडिया का एजेंट है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इनसे वादा किया गया है। नवाज शरीफ भारत का एजेंट है। क्यों ये बरतानिया में बैठा हुआ है आराम से? कैसे अल्ताफ बैठा हुआ है वहां पर? मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पता उनको हुई है, लेकिन उनको तहफुज दिया गया है, क्योंकि इन लोगों को बिठा के हमारा प्रोग्राम ये कि पीटीआई पे पाबंदी लगाओ, इमरान खान को कत्ल करो। वो तो बंगाली बहुत जान देने वाले लोग थे, उन्होंने मुजीबुर रहमान को निकाल लिया जेल में से, उसको जेल में डाला हुआ था, उसके मुआहदे थे। मैंने उसकी
स्पीचेस मैंने उसके रेडियो पाकिस्तान की तकरीर चलाई है, किधर वो अलहदगी की बात कर रहा था। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा क्या इमरान खान दहशतगर्द है, मुल्क के खिलाफ बात करता है, वो शर्म आना चाहिए। मैं सोचता हूं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं छोड़ के भाग जाता, दफा करो ऐसी कौम को, लानत भेजो, ये इस काबिल नहीं है। लेकिन वो हिम्मत से खड़ा हुआ है, और फिर उसके जो फॉलोअर्स हैं लाहौर में और खैबर पख्तूनख्वा ने, वो उसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन सारे उसके खिलाफ हैं। पुलिस खिलाफ, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स खिलाफ, एफएससी खिलाफ, आर्मी खिलाफ, रेंजर्स खिलाफ, पर पकड़ने में लगी हुई है। किसी पे कोई 100 केस बनाता है एक साबिक वज़ीर आज़म पे, एक लीडर के ऊपर? आज इसमें कोई शक नहीं है। और अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है, वो मुनाफिक है, वो जो कहता है कि इमरान खान ये ऐसा है वैसा है, उसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। सबसे ज्यादा सीटें उसकी थी, उसने रिजाइन। क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ कि एक जमात जो मेजोरिटी हो पार्लियामेंट में, उसने इस्तीफा उसने रिजाइन दे दिया हो, डिसॉल्व कर दिया हो? कराची के मैं आवाम से बात करता हूं, मैं सिंध के आवाम से बात करता हूं, जो पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स हैं। क्या तुम्हारे, जो तुम जिस मुकाम पे पहुंचे हो, सेहत में, कारोबार में, रोजक में, वो किसने खराब की है? वो इमरान खान ने खराब की है। वो जरदारी नहीं की है एंड कंपनी ने। कौन सी पार्टी है इनकी? ये भुट्टो की पार्टी है। किसने मारा बेनजीर को? आप लोगों को नहीं पता? आपको इमरान खान पूरे मुल्क को बांधे हुआ है। तो आप सोचो, मैं फिर आपको कहता हूं, मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि आप समझे कि मैं पीटीआई का कोई फॉलोअर हूं, वकालत कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान की वकालत कर रहा हूं, और जब मैं पाकिस्तान की बचाने की बात करता हूं तो फिर एक ही नाम नजर आता है मुझे, और एक ही लीडर नजर आता है, वो इमरान खान है। और मैं आज ये कहता हूं कि आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि जो लाहौर वालों ने करना था वो कर रहे हैं, वो ढाल बने हुए खड़े हुए हैं। कब तक खड़े रहेंगे? वो जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने करना था, वो वहां से 400-500 मील दूर से आते हैं और खड़े हुए आज जमान पार्क में आगे सामने। तो कराची के लोगों का क्या है? एमकेएम के पीछे घुसे रहोगे, जलील होते रहोगे तुम लोग? तो जाओ फिर करो, हमें क्या है, करो। हमारा काम है तुम्हें समझाना। फिर बाकी जो लोग हैं, मैं अब सिंधी स्पीकिंग से बात करता हूं। मैं जानता हूं कि उनके साथ बहुत जुल्म किया है पीपल्स पार्टी ने। आज जिस हाल में वो हैं, वो पीपल्स पार्टी को साथ देने के उसके पीछे चलने की वजह से हुए हैं। जरदारी एक फ्रॉडिया है। मैं बताऊं, मुझे बताऊं कि यहां पर मैं सेनेटर्स ने, जब मैं बात करता हूं, किसी से मिलता हूं, तो वो कहते हैं कि यार आपकी कौम को ये, मैं आपको ये हल्फिया कह रहा हूं, आपकी कौम को ये पता नहीं था कि मिस्टर 10% है, सारी दुनिया जानती है। इसको सदर कैसे बनाया? और एक आदमी को लंदन में बैठा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बर्तानिया उसको हिफाजत में रखा हुआ है। क्यों? इनसे वादा किया गया है कि नवाज शरीफ को पंजाब दे दिया जाएगा, जरदारी को सिंध दे दिया जाएगा, बलूचिस्तान में कबायली इलाकों को देके, और कुछ वहां पर अमेरिकन बेसेस बनाई जाएंगी ताकि चाइना को और ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान के साथ मिला के ग्रेटर अफगानिस्तान में, ये मैं बातें पिछले 2 साल से अपने कई आर्टिकल में लिख चुका हूं। आज आपको नजर आ रहा है कि ऐसा हो रहा है? अगर कराची के अवाम नहीं उठे, मैं इसलिए बार बार कराची से कह रहा हूं, इसलिए कि पाकिस्तान में जो भी मूवमेंट चली है वो कराची से चली है। हम कहते थे खुद कि लाहौर के लोग उठते नहीं है, लस्सी पी के सो जाते हैं, लेकिन आफरीन ने, उन्होंने साबित कर दिया आज नई नस्ल ने लाहौर की कि वो वाकई पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अब कराची में भी लोगों को खड़े होना चाहिए, चाहे कराची में कोई भी तबका हो। कराची एक मल्टीकल्चरल शहर है, चाहे उर्दू बोलने वाले हो, चाहे गुजराती बोलने वाले हो, चाहे सिंधी बोलने वाले हो, चाहे पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सराइकी हो। आप लोगों को पाकिस्तान बचाना है, और अगर पाकिस्तान नहीं बचा तो आप लोगों की भी खैर नहीं है। ये जो सिंध के हुक्मरान जो इस वक्त 15-30 साल से बैठे हुए हैं, ये हिंदुस्तान के एजेंट है। ये इनका मकसद सिंधु देश बनाना है। आप लोगों को मारेंगे ये लोग, और उसमें फिर अमेरिका भी साथ देगा, उनका बरतानिया भी साथ देगा, क्योंकि यही डील है। इमरान खान जो लंदन प्लान की बात करता है, वो थोड़ी सी रियायत कर रहा है, ये बातें कर नहीं रहा वो, क्योंकि उस पर और अलहदगी का भी फिर लग जाएगा इल्जाम। मुजीबुर रहमान पे भी लगा था। मुजीबुर रहमान ने आखिरी वक्त तक कोशिश की,
उस वक्त भी इलेक्शन नहीं कराए जा रहे थे, उसने वही फिल्म चल रही है, उसने भी कहा इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। 66 से लेके 70 तक वो 4 साल तहरीक चलाई, उसको जेल में डाला, गद्दारी का केस बनाया, लेकिन इलेक्शन हुए, फिर क्या हुआ, 161 में से सीटों में से मशरकी पाकिस्तान 160 सीटें ले गया वो, और उसके बाद असेंबली का इजलास ही नहीं बुलाया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये हो चुका है, जाके तारीख पढ़ो, मैं बता चुका हूं कई जगह आपको वीलॉग में, और अभी भी ये होने वाला है। इस वजह से इलेक्शन नहीं करा रहे। अगर इलेक्शन हुए तो इस वक्त अगर सिंध से और बलूचिस्तान से हो ना हो, लेकिन केपीके से और पंजाब से सारी सीटें इमरान खान लेके जाएगा, और लोग उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जब तक पाकिस्तान का दूसरे बड़े सूबे के लोग नहीं आएंगे इस बार रोडों के ऊपर और इनको नहीं पूछेंगे, इनको निकालो। अगर इमरान खान के जमान पार्क पे हमला हुआ है तो कराची के लोगों को चाहिए कि ये कायम अली शाह और ये दूसरे जो इनके घरों पे जाओ, हमले करो, निकालो इनको बाहर, देखो आपके हालात सीधे नहीं होते हैं। और अगर नहीं किया, बंगालियों ने किया, ये बंगालियों ने यही किया, तो फिर क्या हुआ? आज अपना मुल्क लेके बैठे हुए हैं, जिनकी जीडीपी हमसे बहुत आगे है, आज वो कर्जे भी दे सकते हैं हमें, जिनको हम भूखे बंगाली कहते थे। तो मैंने यही कुछ कहना था आप लोगों को, आप खुदा के लिए हालात देखो, अपना टाइम, आप आराम से बैठे हो इस कंट्री के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा कुछ जिम्मेदारी है, कुछ फर्ज है। हम पे खाना कैसे हजम कर लेते हैं, कैसे खा लेते हैं जब हमारे भाई बहन वहां मुश्किलों में बैठे हुए हैं? तो इस पर सोचो, आप अवेयरनेस पैदा करो, अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को बताओ, खास करके सूबा सिंध के लोग जो भी हैं, चाहे वो उर्दू बोलने वाले हैं, सिंधी बोलने वाले हैं, जो भी मुहिब वतन है, सब मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उनको भी अब रोडों पे निकलना चाहिए बगैर टाइम डिले किए हुए, और आकर उनको सीधा करने चाहिए इन रूलर्स को जो वडेरे बैठे हुए हैं। मुश्किल होगा क्योंकि आर्मी उनके साथ है, एजेंसी उनके साथ है, आईएसआई उनके साथ है, वो मारेगी आपको, तो पहले भी मारा है आपको, जब आप एमक्यूएम के पीछे घूमते थे नहीं मारा आप लोगों को? नौजवान लड़कों की लाशें उठा के मरगला की पहाड़ियों पे फेंक दी। चौधरी शुजात ने बताया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके अपने लोगों ने बताया। ये अभी भी हो सकता है ये हो, लेकिन कम से कम आपके बच्चों की तो हिफाजत हो जाएगी, आने वाली नस्ल तो हो जाएगी, पाकिस्तान तो रह जाएगा। दूसरा, अगर आपने खामोशी की, ये हफ्तों की बात है कि ऐलान करेंगे कि जी न्यूक्लियर एसेट जब्त करो, आप पैसा नहीं देने के लिए आपके पास, बैठे रहना खामोशी से फिर आप, और वही होगा, इंडिया फायदा उठाएगा जैसे बांग्लादेश में हुआ, जब बंगाली फौज के खिलाफ खड़े हो गए, इंडिया ने हमला कर दिया। अब फौज क्या करती है, बंगाली भी मार रहे थे और इंडिया भी मार रहा था, 95,000 फौज को उन्होंने सरेंडर करा के जंगी कैदी बना दिया। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने जाकर वहां पर डील वील की और उनको लेकर आया, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनना था और फौज ने करवाया, फौज ने भुट्टो को आगे रखा कि हम तुम्हें वज़ीर आज़म बनाएंगे, मुजीब को छोड़ो, हमें नहीं चाहिए बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान, हम इस पर रूल करेंगे, बंगालियों को दफा करो। वो मेजॉरिटी में थे। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी, मैं फिर बात करूंगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है एज ए पाकिस्तानी कि खुदा के लिए सिंध के अवाम उठो, देखो, उनका साथ दो, जो वहाँ जिनको जेलों में डाला जा रहा है, जिन पे टॉर्चर किया जा रहा है, जिनको कत्ल किया जा रहा है, उनका साथ दो। लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, आप भी पाकिस्तानी हो, वो भी पाकिस्तानी है, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें पाकिस्तान को बचाना है तो सबको खड़ा होना है पूरे पाकिस्तान में। ये खाली लाहौर की या पेशावर की या गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी कराची की है। कराची के लोग तो वैसे ही पिसे हुए हैं, तो खड़े हो ना फिर। अब वक्त है आपके पास। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।